नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात पेट्रोल की कीमतों की। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर चुके हैं, लेकिन दामों में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान तेल कीमतों में इस्तेहकाम ज़रूर था, लेकिन मंगल के रोज़ यानी 23 फरवरी 2021 को एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। 36 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 54 पैसे 94 रुपीज़ 54 पैसा फी लीटर हो गई है। इसी तरह 38 पैसे के इजाफे की वजह से डीजल की कीमत 88 रुपये 69 पैसे 88 रुपीज़ 69 पैसा फी लीटर हो गई है। नया साल पेट्रोलियम ईंधन के लिए अच्छा नहीं रहा। जनवरी और फरवरी में अब तक मजमूई तौर पर 25 दिन ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इन दिनों में ही ये 7 रुपये 2 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड बनाने की राह पर गामजन है। नए साल में 25 दिनों के दौरान डीजल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और हुकूमत का दावा है के लिए नाफिज लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में खाम तेल की तरफ में बेतहाशा कमी के सबब आलमी मंडियों में उसकी कीमत में तारीखी हद तक गिरावट आ गई थी। हालत यह थी कि 20 अप्रैल 2019 को अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $0 से भी कम होकर मनफी हो गई थी। पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की खपत और बैनुल अक़वामी मंडियों में तलब उतनी कम थी कि तेल पैदा करने वाले ममालिक की तरफ से यौमिया पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी के बावजूद ताजरीन को ख़रीदार नहीं मिल रहे थे और मंडियां खाम तेल से भरी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त भी आम आदमी को राहत नहीं पहुंचाई गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के साथ ही आम आदमी पर उसका बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन जब राहत की बात आती है तो हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और ही होता है। यानी कि आम आदमी को नुकसान में हिस्सेदार बनाया जाता है, लेकिन फ़ायदे में आम आदमी को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि 2014 में खाम तेल मार्केट में $108 फी बैरल की कीमत थी और उस वक्त पेट्रोल फी लीटर 71 रुपये, डीजल की कीमत 57 रुपये फी लीटर थी। एक्साइज ड्यूटी में मुसलसल इजाफे की वजह से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से तेल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया जाता है। मुल्क में ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक से कहीं ज्यादा है। मौजूदा वक्त में दिन ब दिन पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़कर रखी। ऐसे में लोग सफर के मुतबादिल जराए ढूंढने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली है। अगर यह सेंचुरी क्रिकेट में बनाई जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत ने काफी परेशान है। कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ है। ठीक इसी तरह एक शख्स ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा पाने के लिए मोटरसाइकिल के बजाय घोड़े का इंतखाब किया है। वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की तकमील के लिए मोटरसाइकिल के बजाय घोड़े पर सफर करता है। शायद आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के वक्त बतौर एहतजाज अपोजिशन जमातों के अरकान की जानिब से बैलबंडी, साइकिल या घुड़सवारी के जरिए ऐवान आने की खबरें अखबार में पढ़ी या टीवी पर देखी होंगी, लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के जाबितापुर से है। इस शख्स का नाम रवि है। वो खेतीबाड़ी का काम करता है। बचपन से ही रवि को जानवरों का शौक है। उसने दीगर जानवरों के साथ साथ 2 घोड़े भी खरीद लिए। रवि का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से अगर वो रोजाना खेत पर काम के लिए जाए या कहीं रिश्तेदार वगैरह से मुलाकात के लिए देहातों का रुख करे तो रोजाना 100 या 200 रुपये पेट्रोल पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं घोड़े पर सफर के जरिए किसी भी तरह का खर्च नहीं होता। उसने बताया कि घोड़े के चारे वगैरह के लिए पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसके खेतों और दीगर जानवरों के लिए जिस तरह से घास का इंतजाम किया जाता है
उसी के जरिए घोड़े की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और इसकी देखभाल के लिए अलग से पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। रवि जब घोड़े पर सफ़र करता है तो लोग उसे हैरत से देखते हैं और इस सवारी की वजह से उसकी अलग पहचान बन चुकी है। जहां लोग कीमती कार और मोटरसाइकिल पर सफ़र को तरजीह देते हुए उसे शान की सवारी करार देते हैं, तो वहीं रवि के लिए उसका घोड़ा ही उसके लिए शान की सवारी है, जो उसे न सिर्फ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से महफूज रखता है बल्कि वो माहौल दोस्त भी है। आप भी कुछ वर्कआउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो या तो साइकिल खरीद लीजिए या फिर आप भी किसी घोड़े का बंदोबस्त कर लीजिए। माहिरीन किसानों की जानिब से आज खरकोदा की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का इनेकाद किया गया। महापंचायत में जमा भीड़ ने कहा कि अब मुल्क में हल क्रांति होगी, आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसकी हिकमत अमली का भी जल्द ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत भीड़ जमा करके अपनी ताकत दिखाने की बात कहती है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि भीड़ जमा होने से हुकूमत टिकती नहीं, तब्दील होती है। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो हमने मंच सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जो बच्चे हैं नौजवान, ये बेहद खुशी का भी वो कि जो नौजवान इस है इस छोड़ दिया था पीछे, नहीं पता था। ये बहुत क्रांतिकारी लोग यहां से हैं। ये भूमि, ये जो भूमि है कुंभरा मादे की भूमि, राजा राम मेहर जी जो इस उम्र में भी हमने उनको कहा कि भाई रेस्ट कर लो, नहीं, 500 हजार किलोमीटर गाड़ियां चला रहे हैं। ये सारे योद्धा लोग हैं, कहां से चल के आंदोलन में। और सीकर का तो नाम सुना था कि जब चौधरी चरण सिंह जी जब यहां पे आए, एक बड़ी मीटिंग उनकी हुई, उसकी चर्चाएं बहुत होती है। टिकैत साहब भी यहां पे आए। ये तो क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सीकर से राजस्थान की आवाज उठती है क्रांतिकारी की। किसान लीडर राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी जसतेज सिंह एक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब तेज सिंह अपनी गाड़ी से एहतजाज करने वाले किसानों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि हमलावरों ने पहुआ नामी मकाम के करीब वाक़ई टोल प्लाजा पर उन पर फायरिंग की गई।
जसतेज सिंह हरियाणा के वजीर ज़राअत रह चुके मरहूम जसविंदर सिंह के बड़े बेटे हैं और राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। डीएसपी गोरमेल सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी का ताक़ुब किया जिसे वो खुद ही चला रहे थे। इसके बाद हमलावरों में से एक ने करीब से गोली मारी, ताहम गोली उनको नहीं लगी। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने कार को तफ्तीश के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। हाल ही में राकेश टिकैत और दूसरे किसान रहनुमाओं को एक वीडियो के जरिए धमकी दी गई थी। किसी नामालूम शख्स ने किसान कायदीन को यह वीडियो भेजी थी। ख्याल रहे कि मुल्क भर के किसान गुज़िश्ता 3 माह से मरकजी हुकूमत के 3 मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान किसान रहनुमाओं को मुख्तलिफ धमकियां मिलती रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को टूल किट मामले में बेंगलुरु की माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली। जमानत देते हुए एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि से 1 लाख रुपए की जमानती बॉन्ड और उसके लिए 2 इजाफी जमानतें पेश करने को कहा। दरिया सना दिल्ली पुलिस ने मंगल को मकामी अदालत में दरखास्त दायर की थी कि दिशा रवि को पुलिस तहवील में मजीद 4 दिनों की तौसीक की जाए। इससे कबल पीर को अदालत ने दिशा रवि की पुलिस हिरासत 24 घंटे के लिए बढ़ा दी थी। 20 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिशा रवि खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ मिलकर एक टूल किट तैयार कर रही थी। यह हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली आलमी साजिश और किसानों की तहरीक की आड़ में मुल्क में बदनामी फैलाने की कोशिश करने का हिस्सा है। इससे कबल 14 फरवरी को दिशा रवि को मकामी अदालत ने 5 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया था। उस वक्त तफ्तीशी एजेंसी ने कहा था कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ वसीतर साजिश और खालिस्तान तहरीक में उनके किरदार की तहकीकात के लिए पुलिस तहवील जरूरी है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करके 7 दिनों की पुलिस हिरासत का मुतालबा किया था। ज़रई क़वानीन के मसले पर मरकजी हुकूमत ज़बरदस्त अवामी एहतजाज का सामना कर रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी पूरी क़ुव्वत के साथ किसानों की हिमायत करने और हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज़ मथुरा के पालीखेड़ा में मुनक़िदा किसानों की एक महापंचायत से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सिर्फ मुतकब्बिर ही नहीं बल्कि बुज़दिल भी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर गुज़िश्ता हुकूमत ने कुछ नहीं बनाया तो फिर आप बेच क्या रहे हैं। आपकी हुकूमत ने सिर्फ नोटबंदी की है और जीएसटी मुतारिफ कराया है जिससे अवाम परेशान है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि जब तक तीनों ज़रई क़वानीन वापस नहीं होंगे उस वक्त तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा और आपकी समस्याएं उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोर्ट कॉलेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान जब कोर्ट कॉलेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है। जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे
शिकंजे में है। अभिषेक के करीबियों के घर और दफ्तर पर छापामारी से तृणमूल के कायदीन आग बगुला हैं। उनका इल्जाम है कि बीजेपी बंगाल इंतखाबात में दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल एमपी सौगत राय ने कहा है कि बीजेपी के साथ कोई अवाम नहीं है, सीबीआई और ईडी ही उनके साथी है। इन्हीं की मदद से वो दीगर पार्टियों को धमकाते हैं। तृणमूल पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हमारे कायदीन को जो भी नोटिस दिया गया है उसका कानूनी तरीके से मुकाबला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में वाक़े बावन खेड़ी कत्लेआम की कसूरवार शबनम की फांसी के लिए आज तारीख पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक बार फिर ये फांसी मुलतवी हो गई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अमरोहा जिले कोर्ट ने इस्तिगासा से शबनम की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन शबनम के वकील की जानिब से गवर्नर को रहम की अर्जी दे दी गई। वकील के इस कदम से शबनम की फांसी को एक बार फिर से मुलतवी कर दिया गया। अब लोगों के जहन में सवाल उठने लगा है कि क्या शबनम का वकील उनकी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि शबनम के 12 साला बेटे ने भी सदर जमहूरिया से गुजारिश की है कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए ताकि वो उनके साथ रह सके। वाज़ेह है कि शबनम के लिए फांसी की तारीख तय होने के बाद डेथ वारंट जारी किया जाएगा और ज़ाब्ते के मुताबिक डेथ वारंट जारी होने के 10 दिन के अंदर उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन गवर्नर के पास रहम की अर्जी दाखिल किए जाने के सबब फिलहाल फांसी का फंदा शबनम के गले से दूर हो गया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि कुछ दिनों खबर शबनम ने कत्लेआम मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए कहा था कि वो बेकसूर है। गुज़िश्ता दिनों जेल में जब वो शबनम का बेटा उससे मिलने आया तो वो खूब रोई थी और खुद को बेकसूर बताया था। शबनम ने बेटे ताज से यह भी कहा था कि वो उसकी परछाई से दूर रहे और पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। शबनम के बेटे ताज की देखभाल उस्मान नामी शख्स कर रहा है और उसने बताया कि ताज अपनी मां से मोहब्बत करता है और चाहता है कि सदर जमहूरिया उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दे। उस्मान ने यह भी बताया कि जब वो ताज को लेकर शबनम से मिलने गया तो कत्लेआम वाक़े के ताल्लुक से पूछता था, जिस पर शबनम ने कहा कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया गया। हालांकि तकरीबन 12 साल पहले हुए इस वाक़े में अदालत ने उसे कसूरवार करार दिया। गौरतलब है कि 14 और 15 अप्रैल 2008 की शब शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर कत्ल कर दिया था। इस मामले में ज़ैली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में दोनों की असर-ए-नौ गौर की अर्जी भी खारिज कर दी थी। बाद अज़ां सदर जमहूरिया ने भी शबनम की रहम की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि इसके मुबैना आशिक सलीम की रहम की अर्जी अब भी सदर जमहूरिया के पास ज़ेरे इल्तिवा है। गुजरात के जिले भरूच में झगड़िया के नजदीक केमिकल तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में आज सुबह हुए धमाके और उसके बाद लगी आग से 24 से ज्यादा वर्कर जख्मी हो गए। सुबह 2 बजे PL5 केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। उसकी आवाज आसपास के तकरीबन 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस वाक़े में किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस ने बताया कि जख्मियों को इंकलेश्वर और वडोदरा के अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वाक़े की जांच की जा रही है। एक ओहदेदार ने बताया कि कुछ मुतासरीन ज़ेरे इलाज हैं, जबकि दीगर को मायने के बाद छुट्टी दे दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में हादसे के बाद 136 लोग लापता हैं। रियासती हुकूमत ने इन सभी लापता लोगों को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है, डेड डिक्लेयर कर दिया है। इसके लिए मंगल के रोज़ एक हुक्म जारी किया गया। हुकूमत की तरफ से लापता लोगों को डेड मान लिए जाने के बाद इस ट्रेजेडी में, इस सानहे में जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 206 हो गई। इस सानहे के 17वें दिन मंगल के रोज़ तक 70 लोगों की लाशें और 29 इंसानी आज़ा मिल चुके थे। रियासती हुकूमत के मुताबिक चमोली और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश जारी है। बड़ी तादाद में लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि कुछ लोगों को महफूज भी निकाला गया। इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, उन्हें अब मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। ऋषिगंगा के ऊपर बनी झील का मुंह चौड़ा किया गया। चमोली में रैनी गांव के पास ऋषिगंगा नदी के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील से अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। झील का मुंह छोटा होने के चलते पानी का बहाव काफ़ी धीमी रफ्तार से हो रहा था। इसके चलते झील टूटने का खतरा बन गया था। ITBP के जवानों ने झील के मुंह को करीब 15 फीट चौड़ा कर दिया है। यहाँ पानी के जमाव के चलते दबाव बनने लगा था। रियासती स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के कमांडेंट नवनीत भुल्लर का कहना है कि अभी झील के मुंह को और चौड़ा करने का काम चल रहा है।
मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,000 मकानात की तामीर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत अब तक 43 लाख मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और 73 लाख जेर तामीर हैं। रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत ने मंगल को बताया कि वजारत में सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र की क़यादत में कल देर शाम मरकजी मंजूरी और निगरानी कमेटी की 53वीं मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में 56,368 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 84 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का बहरान फिर से गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 13 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज ऐसे रहे जहां रिकवरी से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें भी 4 रियासतें और यूनियन टेरिटरीज में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन, पंजाब में 12, चंडीगढ़ में 10 और जम्मू कश्मीर में 7 दिन से लगातार एक्टिव केसेस बढ़े हैं। केरल में हालात अब काबू में आने लगे हैं। यहां पीर के रोज एक्टिव मरीजों की तादाद पहले से कम 2,841 रही। लगातार 5 दिनों तक एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद पीर के रोज आंकड़ों ने कुछ राहत दी। ओवरऑल नए केसेस से ज्यादा तादाद ठीक होने वालों की रही। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पीर के रोज 10,493 लोग मुतासिर हुए, जबकि 13,230 लोग रिकवर हुए। 76 मरीजों ने दम तोड़ा। इसी तरह से 2,817 एक्टिव केसेस की तादाद घटी। अब तक 1 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 7 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 1,56,498 मरीजों ने अब तक जान गंवा दी है। 1,44,332 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने मंगल के रोज बताया कि मुल्क की 3 रियासतों में कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना के 2 म्यूटेटेड वेरिएंट N440K और E484K मिले हैं। वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि मुल्क में इन दिनों कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी वायरस के इन्हीं वेरिएंट्स की वजह से हो रही है। इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। This is the overall picture. We have 7,900 cases per million. The active cases are only 1.34, यानी 1.5% से भी कम हैं एक्टिव केसेस कुल केसेस का। मृत्यु 110 मृत्यु प्रति मिलियन, 113 मृत्यु प्रति मिलियन हैं। टेस्ट हम 21 करोड़ से ज़्यादा देश में कर चुके हैं। 1,53,000 से ज़्यादा टेस्ट प्रति मिलियन हमने किए हैं। केस पॉजिटिविटी को अगर आप देखें तो ये 5.19% है और वीकली पॉजिटिविटी इज लेस देन 2%, 1.85। केस फेटेलिटी रेट इज 1.42 एंड वीकली फेटेलिटी रेट इज लेस देन 1%, 0.73। अभी भी 2 राज्य हैं जहां की 75% एक्टिव मामले हैं। ये हैं केरल और महाराष्ट्र। एक्टिव मामले का अर्थ, जैसा हम बार बार आपको बताते हैं, वो मामले हैं जो हम आपको आज कोरोना का अपडेट तेलंगाना में कितने केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए वो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत ने जो बुलेटिन रोजाना रिलीज किया जाता था उसे रोक दिया है। रियासती हुकूमत का ये कहना है कि कोरोना के केसेस में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा है, लिहाजा जिस स्टाफ को इस बुलेटिन को तैयार करने के लिए लगाया जाता था, फिलहाल वो स्टाफ वैक्सीनेशन का काम करेगा। वैसे भी तेलंगाना हुकूमत पर कोविड के आंकड़े छुपाने के इल्जाम लगातार लगते रहे हैं और अब खास तौर पे जबकि कई रियासतों में नए वेरिएंट की बात हो रही है जिनमें तेलंगाना भी शामिल है, साथ ही केसेस में बहुत से कुछ रियासतों में दूसरी लहर की बात हो रही है। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने अपने कोविड के आंकड़े छुपाने का फैसला किया है। ये बिल्कुल नहीं यानी परमानेंट बेसिस पे नहीं छुपाए जाएंगे, ये आंकड़े वीकली बेसिस पे रिलीज होंगे।
अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा ऑफिशियल तौर पर 5 लाख के पार हो गया। हालांकि वर्ल्डोमीटर्स और दूसरी कोविड ट्रैकर वेबसाइट्स ने 2 दिन पहले ही मरने वालों की तादाद 5 लाख बता दी थी। बहरहाल सदर जो बाइडेन की मौजूदगी में इस वबा से मारे गए अमरीकियों को याद किया गया। व्हाइट हाउस में कैंडल जलाकर और खामोशी रखकर मारे गए अमरीकियों को खराज अकीदत पेश किया गया। बाइडेन ने इस मौके पर कहा कि हमें मजबूती से इसका सामना करना होगा। ये सिर्फ तादाद नहीं बल्कि एक चुनौती है। वबा से मुकाबले के लिए सियासत और गलत जानकारी से बचना होगा। अब एक अहम खबर, बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA के एक ऑर्डर से हेल्थ बीमा पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों की चांदी हो गई है। अस्पताल भी अच्छा खासा कमाएंगे, लेकिन बीमा कंपनियों पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। ये बोझ बीमा कंपनियां पॉलिसीज के रिन्यूअल के वक्त ग्राहकों पर डालने वाली है। IRDA ने कहा है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कोविड-19 के दावों को निपटाने में देरी ना करें। अगर अस्पताल स्टैंडर्ड रेट्स पर अमल नहीं कर रहे हैं तो भी पॉलिसी होल्डर्स को पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। कोरोना वबा के दौरान पॉलिसी होल्डर्स की सबसे बड़ी फिक्र बीमा कंपनियों का हॉस्पिटलाइजेशन के बिल का सही पेमेंट ना करना रहा। बीमा कंपनियों का कहना है कि अस्पताल मनमाना चार्ज लगा रहे हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि अस्पताल कोरोना में बिलों में कुछ भी जोड़ रहे हैं, यहां तक कि वो साफ सफाई का भी बिल लगा रहे हैं, जबकि साफ सफाई तो अस्पताल का खुद का खर्च है। बीमा कंपनियां कहती हैं कि पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये नुकसान वाला है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलों की गलती है। हम सलाह के मुताबिक क्लेम्स का पेमेंट कर देंगे, लेकिन गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने के लिए क्या अस्पतालों पर चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। बीमा कंपनियों का यह भी दावा है कि कई अस्पताल पैकेज रेट को बढ़ा रहे हैं और इसका खुमियाजा बीमा कंपनियों को भुगतना पड़ा है। GI काउंसिल ने एक रेट तय किया है। कुछ रियासतों में तो रियासती हुकूमत ने भी एक रेट तय किया है, यानी उस रेट से ज्यादा रेट अस्पताल नहीं ले सकते हैं। इसके मुताबिक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH से जुड़े हुए अस्पतालों में 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च रोज का नहीं होना चाहिए। इसमें PPE किट की कीमत 1,200 रुपये है, ये इसी 10,000 में शामिल है। और NABH अस्पतालों के मामले में, जो नॉन NABH अस्पताल है उसके मामले में यह रकम 8,000 रुपये पर डे है। इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती होने वाले बीमार मरीजों के लिए अस्पताल का पर डे कॉस्ट 18,000 रुपये, जबकि नॉन NABH अस्पताल के लिए यह 15,000 पर डे तय किया गया है। इसमें PPE की कीमत 2,000 रुपये होगी। बीमा कंपनियां कहती कि अस्पताल इन स्टैंडर्ड रेट्स पर अमल नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को ऐसे अस्पतालों को ये रेट्स मानने के लिए मजबूर करना चाहिए। हम आपको बता दें कि जब से कोविड का मामला आया है उस वक्त से लेकर अब तक फरवरी के पहले हफ्ते तक बीमा कंपनियां 6,650 करोड़ रुपए के कोविड-19 के से मुतालिक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल कर चुकी हैं। अब तक करीब 13,100 करोड़ रुपए के हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम दाखिल किए गए हैं। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि खास तौर पर जिन लोगों के पास हेल्थ कवर होता है अस्पताल उनसे ज्यादा बिल वसूलते हैं। कुछ मामलों में तो मरीज को भर्ती भी नहीं किया जाता है लेकिन बिल वसूल किया जाता है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। जाते जाते आपको ये बता दें कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कल से खेला जाएगा। आपसे कल मुलाकात होगी इस मैच के अपडेट्स के साथ और बहुत सारी दूसरी खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।